नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। विडंबना हमारे देश की देखिए कि इस समय जो हमारे यहाँ दान का महीना होता है, हमारे यहाँ पर्वों का महीना होता है, हमारे देश में पर्व मनाए जा रहे होते हैं, किसान अपनी फसल काट रहा होता है, फसल काटने के लिए लोहड़ी पीहू जैसे त्यौहार मना रहा होता है और इस माह में हर्षोल्लास का समय होता है। ऐसे समय पर कुछ लोगों ने हमारे किसान भाइयों को थोड़े मुट्ठी भर उसमें होंगे, बहुत बड़ा वहाँ पर जुलूस है या बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उसमें मुट्ठी भर किसान भी हैं और वो किसान खाली किसान नहीं हैं, वो एक्चुअली व्यापारी हैं। सरकार देश को व्यापारी बनाना चाहती है, हर किसान को व्यापारी बनाना चाहती है, हर किसान को व्यापारिक फैसिलिटीज़ देना चाहती है। इस उद्देश्य से सरकार ने 3 कानून पास किए जिसमें रिस्ट्रिक्शंस जितने भी थे वो सब हटा लिए और रिस्ट्रिक्शन हटाने का नतीजा ये निकला कि देश के बाकी किसानों को भी अवसर मिलेगा। पंजाब और हरियाणा का किसान जिसका पूर्ण रूप से बेनिफिट उठाता था और वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से या मध्य प्रदेश से सामान खरीद कर एफसीआई की भंडारण करता था और उसमें वो अच्छा खासा कमीशन लेता था और अच्छा धन पैदा करता था, वो सारी चीज़ें अब समाप्त होने की कगार पर आ रही हैं। हमारे यहाँ किसानों ने, किसान जिसको पंजाबी किसान कहते हैं, पंजाबी किसान ने व्यापार के रूप में एग्रीकल्चर को लिया और वो अब क्या करता है कि फार्म लैंड खरीदता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूँ तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वो फार्म लैंड खरीदता है और फार्म लैंड खरीद कर उसमें फसल उगाना शुरू करता है। फसल उगाना शुरू जब वो करता है तो ऐसी परिस्थिति में वो किसानों का ज़मीन सस्ते में ख़रीदता है, चूँकि उसको फसल बोने की टेक्नोलॉजी मालूम है, वो कॉरपोरेट सेक्टर से है। पंजाबी किसान कनाडा से जुड़ा हुआ है, अमेरिका के किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से वो नई नई आधुनिक तकनीकें सीख कर आता है और सीख कर आने के बाद वो बिज़नेस मॉडल सीख कर आता है, जो बिज़नेस मॉडल यूएस या कनाडा में या विश्व के दूसरे कंट्रियों में होता है। अब चूंकि भारत पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए वो बिजनेस मॉडल हमारे पास नहीं होता, हम उस बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट नहीं कर पाए। केंद्र सरकार ने कोशिश की कि वो बिजनेस मॉडल भारत में भी अडॉप्ट किए जाएं और भारत में इस तरह से पूरे देश में रिस्ट्रिक्शंस हटाकर देश के लोगों को, देश के किसानों को आगे बढ़ाया जाए और उनका उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए। ये दोगुनी आय करने का जो फॉर्मूला केंद्र सरकार के पास आया तो एक तरीका ये था कि उन्होंने 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान के खाते में डालने शुरू किए। दूसरा तरीका उन्होंने ढूंढा कि किसान की जो फसल है वो ख़राब ना हो, तो किसान बीमा योजना की बात की, सॉइल टेस्टिंग की बात की, इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। विश्व में अगर किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ अगर कोई देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देती है। विश्व के बड़े कंट्रियों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिलती है। कारण क्या है कि भारत में भी अगर हमारे पास लैंड छोटी बची, सपोज हम 4 भाई हैं और कुछ लैंड हमारे पास 2 बीघा 5 बीघा बची है, तो मैं 5 बीघा लैंड को कल्टीवेट नहीं करूंगा, या तो उसको बेच दूंगा या उस पर मकान बनाऊंगा। और चूंकि मैं बेच दूंगा या मकान बनाऊंगा तो मैं फार्मर नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि 5 बीघा ज़मीन में, 4 बीघा ज़मीन में, 3 बीघा ज़मीन में परिवार का पोषण नहीं किया जा सकता। सरकार ने उसका एक सुलभ साधन बताया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट पर अपना खेत उठा सकते हैं। अभी तक उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर खेत नहीं उठाया जा सकता था। कॉन्ट्रैक्ट पर अपना खेत उठा सकते हैं और उसकी अच्छी खासी रकम आप ले सकते हैं, या फिर आप स्वयं अगर व्यापारी बनना चाहें तो आप संसार के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी मंडी में अपना सामान स्वयं बेच सकते हैं और सीधा खेत में ही उसकी बिकवाली कर सकते हैं, मंडी तक जाने की आवश्यकता नहीं। सरकार की अगर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह रहता है तो उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप उसको दे सकते हैं। चूंकि हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं इन मामलों में, कंपनियां अवेयर हो सकती हैं, बिजनेसमैन अवेयर हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए हम वंचित रह जाते थे। पंजाब में बड़े किसानों ने अपने यहाँ ये आंदोलन शुरू किया और उन्होंने बड़ी बड़ी लैंड हायर करनी शुरू की, फिर परचेज करनी शुरू की, फार्म लैंड बनाए और कॉरपोरेट तरीके से करना शुरू किया। परिणाम ये निकला कि वो रिच और रिच होते चले गए, इसलिए पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे बड़ा रिच माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की बात करेंगे तो इन राज्यों में किसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जानता नहीं था, वो कॉरपोरेट सेक्टर के हथकंडे नहीं जानता था, वो देश में चल रहे ये जो विभिन्न प्रकार हैं उनको नहीं जानता था, वो एक सिंपल ट्रेडिशनल खेती करता था।
उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ और पूरी दिल्ली को चारों ओर से घेर कर रखा, क्योंकि सबसे आसान काम है राजधानी को घेर लीजिए। पूरी दिल्ली को घेर कर शुरू हुआ उन बिचौलियों का आंदोलन, उन ठेकेदारों का आंदोलन, या उन अड़तियों का आंदोलन जिनको एक मोटी रकम मिलती थी, किसान को वो चूसते थे। ये बीच की कड़ी समाप्त करने के लिए ही सरकार ने ये सब कुछ किया, और बीच की कड़ी जब समाप्त होगी तो स्वाभाविक है कि उनको ये सब करना ही था। लेकिन सवाल वहां पर आया जब देश के दूसरे सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे संगठनों ने इस पर अपनी आवाज उठानी शुरू की और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, और जो मुट्ठी भर किसान वहां पर आए थे उनके साथ देना शुरू किया। उनके पास कोई काम नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही इस बात का होता है कि वो कुछ इस प्रकार का करें जैसे कि पत्थरबाजों का कॉन्ट्रैक्ट होता था जम्मू कश्मीर में, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट में भीड़ जुटाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट उसकी लीगल वैलिडिटी को चेक करेगा। सुप्रीम कोर्ट लीगल वैलिडिटी को चेक करे और आप सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना पक्ष रखें, उसको तैयार नहीं है, क्योंकि वो कानून लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है और किसानों को लाभ देने वाला है। किसानों की कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, कहा भाई आप इस पर एक वार्ता करिए, वार्ता करने के बाद जो ऑब्जेक्शंस हैं लोगों के वो ऑब्जेक्शंस लीजिए, ऑब्जेक्शंस लेने के बाद हमारे सामने रखिए और पक्षकारों को बुलाइए, हम उनको सुनेंगे। लेकिन किसानों जो तथाकथित किसान हैं वो अपनी बात कहने को इसलिए नहीं तैयार हैं क्योंकि उनके पास कोई पक्ष है नहीं। उनके पास सिर्फ एक है कि इन कानूनों को ख़त्म कर दीजिए और हमको जो मोटी रकम हम कमा रहे थे, जो किसानों का शोषण हम कर रहे थे, वो शोषण हमें करने दीजिए। जो मार्जिनल किसान है, जो मर रहा था, जो आत्महत्या कर रहा था, उसको करने दीजिए। हम उससे लाभ ले रहे थे, हमको लाभ लेने दीजिए। उस कमेटी ने शुरुआती तौर पर कहा कि अगर ये कानून रद्द कर दिए गए तो अगले 50 वर्ष तक कोई भी सरकार किसानों के लिए कुछ करने का सोचेगी भी नहीं। और चूंकि वो नहीं सोचेगी, इसलिए किसानों का सबसे ज़्यादा अहित होने वाला है। जो रिफॉर्म्स बार बार चाहिए, समय समय पर चाहिए, वो रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकारें घबराएंगी। इसलिए रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है, इसमें कोई समस्या है, तो उस पर बात की जा सकती है। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली की बात की गई। ट्रैक्टर रैली के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा, लॉ एंड ऑर्डर आपका काम है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए आपको जो करना पड़ता है वो आप करिए। दिल्ली पुलिस ने एक सामूहिक रूप से ये तथाकथित किसानों से बात करनी शुरू की और इनसे बात करते समय उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली बहुत सेंसिटिव स्थान है, 26 जनवरी की परेड है, देश की अस्मिता का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के गौरव का सवाल है, देश के परम वैभव का सवाल है, इसलिए कृपया करके ये रैली मत निकालिए, आप जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। चूंकि किसानों को या जो तथाकथित किसान हैं उनको देश को डिस्टर्ब करना ही उनका उद्देश्य है, इसलिए वो ऐसा कर नहीं सकते थे। तो मुझे पहले से मालूम था कि दिल्ली पुलिस अगर वो बात करेगी तो उन्होंने मना ही कर देना है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की बात मना कर दी और कृषि मंत्रालय 10 राउंड की बात कर चुका है और वो हर एक क्लॉज पर बात करने को तैयार है, एक सेक्शन पर बात करने को तैयार है, एक लाइन पर बात करने को तैयार है और उस पर डिस्कशन करने को तैयार है। अगर इसमें कुछ गलत है तो फिर आप मुझे बताइए, हम उसका संशोधन करेंगे। चूंकि उनकी बात करने को नहीं तैयार हैं, वो एक बात पर डिस्कशन करने को नहीं तैयार हैं, वो क्लॉज बाय क्लॉज कमियां बताने को नहीं तैयार हैं, वो सिर्फ एक बात है, ये हट धर्मिता कि इसको हटाओ। कारण किसान नहीं है, कारण बिचौलिए हैं, कारण ये कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर जो उद्देश्य उनका था, देश की सुरक्षा करना, देश को संरक्षित करना, देश के समाज को बचाना, विदेशी आक्रांताओं से बचाना, विदेशी डिस्टर्बेंस से बचाना, इसके लिए उन्होंने जो सेना हिंदू समाज से आह्वान किया था कि आप एक एक व्यक्ति अपने घर का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो उसको दीजिए। हिंदू समाज ने अपने बेटों को बलिदान किया, अपने बेटों को गुरु गोविंद सिंह जी को दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एक वेशभूषा दी और वो एक यूनिफॉर्म दी। वो यूनिफॉर्म गलती ये हुई कि जब स्वतंत्र भारत हुआ तो भी हमने वो गलती को सही नहीं किया और वो यूनिफॉर्म वैसी बच्चों तक को पहनाकर रख दी। गुरु गोविंद सिंह ने शायद ये आह्वान करने से वो वंचित रह गए या चूक गए कि केवल वही यूनिफॉर्म पहनेगा जो लड़ाका वर्ग होगा, जो देश की सुरक्षा के लिए काम करेगा, जो फोर्सेस आर्मी में काम करेगा। उनके बच्चों ने भी वही वस्त्र धारण किए और बच्चे बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी मानसिक तैयारी के उन्होंने वो यूनिफॉर्म पहनी और वो अब वंशानुगत सिख हो गए।
गुरु गोविंद सिंह जी के सपने को, जिन्होंने अपने बच्चों की शहादत दी हो, जिन्होंने खुद की शहादत दी हो, जिनके बच्चे जिंदा औरंगजेब ने चुनवाए हों, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज कहने वाले लोग देश को शर्मसार कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर पर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर मैं उनसे आह्वान करता हूं कि दिल्ली पुलिस आपसे लगातार कह रही है कि आप डिस्टर्ब मत करिए। दिल्ली पुलिस लगातार आपको आगाह कर रही है। अगर बाद में दिल्ली पुलिस को वहां वहां लाठियां चलानी पड़ी, वहां वाटर कैनन चलाने पड़े, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, और अगर आपने उपद्रव ज़्यादा रखा तो ये भी संभव है कि पुलिस देश को बचाने के लिए, राजधानी को बचाने के लिए गोली भी चलाए। इसलिए देश आपसे आह्वान करता है, आपको गुरु गोविंद सिंह जी की सौ है। गुरु गोविंद सिंह जी को याद रखिए कि उन्होंने देश के बचाने के लिए बलिदान किया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, लेकिन वो कभी समझौता देश की सुरक्षा पर नहीं किया। देश की गौरव पर उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। आज आपसे भी आह्वान है कि आप देश के गौरव पर कोई समझौता ना करें और देश को गौरवान्वित करें कि आप देश के एक सभ्य नागरिक हैं, आप देश के एक ऐसे नागरिक हैं जिस नागरिक की देश को आवश्यकता है। मैं आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर फिर से पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं और उनको मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने उस समय, जिस समय मुगलिया शासन चरम पर था, उस समय हिंदू समाज को आह्वान किया था कि आप अपने घर के बच्चे हमको दीजिए, आप हमें बच्चे दें और हम आपको मुगलिया शासन से मुक्ति देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने बाद में कहा था, आप हमें खून दीजिए, हम आपको आज़ादी देंगे। वो अंग्रेज़ों से आह्वान सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और ये मुगलों के खिलाफ आह्वान गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का मतलब होता था कि वो जंगजू जो देश को बचाएंगे, वो जंगजू जो देश की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानेंगे, वो जंगजू जो मुगलिया शासन के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से देश को बर्बाद होने से बचाएंगे, हिंदू समाज की सुरक्षा करेंगे। इसलिए फिर से मैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं और ये जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, इनसे मैं आह्वान करता हूं कि 26 जनवरी का त्यौहार भारत को बड़ी मुश्किलों से मिला है। बहुत तपस्या और त्याग लोगों ने किया है, उन त्याग तपस्याओं को बर्बाद मत होने दीजिए। अपने आप को देशद्रोही घोषित करवाने के लिए लोगों को मजबूर मत करिए, नहीं तो ये देश किसी को माफ़ नहीं करता। ये देश तुमको दोषी मानेगा और तुमको ये मान कर चलेगा कि देश के अगर सुरक्षा को किसी से खतरा हुआ या सुरक्षा को किसी ने किसी ने समस्या खड़ी की, तो वो लोग थे जो गुरु गोविंद जी को अपना पूर्वज मानते हैं। इसलिए आप गुरु गोविंद सिंह जी को किसी प्रकार से लज्जित मत कीजिए। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप उनका मान रखिए, आप उनके त्यौहार को मनाइए, आप देश की आज़ादी को मनाइए। जय हिंद, जय भारत।